देखो ऐसा है कि आज का जो हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और आज का क्लास जिसने नहीं ली फिर पूरा ग्रेविटेशन ऐसा ही जाता है, पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है। ठीक है, तुम लोगों ने अपनी फिजिक्स की कॉपी चेक करी थी? किसी का आ रहा है 40 से ऊपर क्वेश्चन फिजिक्स में? सही, 40 से ऊपर फिजिक्स में 50 क्वेश्चन थे ना? अच्छा कितने आ रहे? 45। चलिए ये ऊपर तो नहीं जा रहा है। आगे सभी स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। वो लोग आराम से पानी। देखो आज की क्लास है हमारी ग्रेविटेशन की। ठीक है, ग्रेविटेशन का मतलब ये हो गया कि ग्रेविटी, धरती हमको खींच रही है ग्रेविटी। अगर धरती हमको नहीं खींचेगी तो हम लोग आकाश में उड़ने लगेंगे। ठीक है भाई, धरती तो खींच रही है हमारे लिए नीचे की ओर ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशन चैप्टर में मेन चीज फार्मूला है। कुछ एक फार्मूला है जो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो न्यूटन जो थे ना, वो एक ऐसी शख्सियत थे कि कुछ भी होता था उसमें ही घुस जाते थे। ठीक है, कुछ भी हुआ, केमिस्ट्री में न्यूटन है कि नहीं है न्यूटन केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्योंकि उनका फील्ड नहीं था बायोलॉजी फील्ड, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। तो न्यूटन क्या करते थे ना, हर चीज में एंट्री मार देते थे। तुम्हारे 12वीं तक तो न्यूटन आएंगे और 12वीं के बाद एक साइंटिस्ट हो जाते हैं आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन आ जाते हैं। आइंस्टीन ने क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बहुत काम किया है। क्वांटम फिजिक्स है वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है और अच्छे को तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, नहीं तो उसकी ऐसी ऐसी इक्वेशंस होती है, उस समझ में ही नहीं आता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। उसकी इक्वेशन ही सॉल्व नहीं मिलती, उन्हें देख देख के डर लगता है उसकी इक्वेशंस को, ग्रेविटेशन उसकी। तो न्यूटन जो थे वो हर फील्ड में चले जाते थे। तो जब ग्रेविटेशन की बात आई और न्यूटन ना होते तो कैसा होता? ठीक है, तुमने एक कहानी सुनी होगी, एक एप्पल था वो ऊपर से गिरा। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा रियलिटी में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एप्पल गिरा तो उन्हें ग्रेविटेशन के बारे में पता चला, ऐसा कुछ लिखा हुआ कहीं नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर तुम अपनी किताब उठाओगे तो किताब में सबसे पहले है केपलर्स लॉ। लेकिन जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाता हूँ, मैं सबसे पहले ग्रेविटेशन से केपलर्स लॉ सबसे बाद में पढ़ाता हूँ और सबसे पहले हम लोग पढ़ाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब देखो न्यूटन क्या बोले, न्यूटन ये बोले कि दुनिया में कोई भी दो चीजें, कोई भी चीज दुनिया में कोई दो चीज जिनमें मास है, दो या दो से अधिक भी हो सकती है, मास है, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और अगर इनके बीच की दूरी को मैं मान लूं r, अट्रैक्ट करेंगी यानी कि ये इसे खींचेगी और ये इसे खींचेगी। ठीक है, ये इसे कभी एक दूसरे को क्या कर रही है, सब अट्रैक्ट कर रही है। तो इन्होंने कहा उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं
ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान रखना उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, G, मास m1, दूसरा मास m2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, ये याद रखना। अब सर मास, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ एक पार्टिकल फोटोन ऐसा है जिसके अंदर मास नहीं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। अब फोटोन क्या है, जो लाइट आ रही है ये क्या है, फोटोन है। लाइट आ रही है वो फोटोन्स का एक प्रकार से फोटोन के रूप में हमारे पास में लाइट आती है, ठीक है, या एनर्जी बंडल्स के रूप में लाइट आती है। बाकी दुनिया में हर चीज़ में मास है, चाहे इलेक्ट्रॉन हुआ, चाहे प्रोटॉन हुआ, चाहे न्यूट्रॉन हुआ, चाहे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ठीक है, कुछ भी हुआ, एक गामा भी तुम्हारा फोटोन ही तरीका काम करता है, उसमें मास नहीं होता है। बाकी हर चीज़ में मास है। अब जरा सोचो तुम लोग, जैसे मान लो कि ये डिजिटल बोर्ड में और आप लोगों में मास है, डिजिटल बोर्ड में भी मास है और आप लोगों में भी क्या है, मास। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसके मास को m1 मानता हूँ और तुम लोगों के मास को m2 मानो, तो तुम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। यानी कि ये तुम पे फोर्स लगा रहे हो और तुम इस पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। और अट्रैक्ट कर रहे हो तो तुम पर फोर्स कितना लगा है, दो फोर्स लगा है, F = G m1 m2 अपॉन r, ठीक है, G m1 m2 अपॉन r। अब जरा एक बात समझो तुम लोग, एक बात समझो, इसे भेड़ देना अच्छे से। एक बात जरा आप लोग समझो कि जैसे मान लो ये दीवार है, दीवार के अंदर मास है, जरा सोचो इस दीवार के अंदर क्या है, मास है, ठीक है, मुझे लग रहा है 2 बार आएगी बच्चों के पास, ठीक है, ये दीवार है, इसके अंदर मास है। अब तुम सोचो कि सर जी ये बोतल ऐसे यहाँ पर रखी हुई है, इसके अंदर भी मास है, ये बोतल और दीवार आपस में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और कैसा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा और हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, कभी रिपल्सन नहीं होता। रिपल्सन फोर्स किसमें होता है, 12वीं में हमने पढ़ा था, चार्ज पढ़े थे, चार्ज के अंदर, आवेश के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं, लेकिन मास के अंदर हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब सोचो सर जी ये मास है m1 और दीवार में मास m2, इन दोनों के बीच में फोर्स लगा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि ये फोर्स लगा, ये दीवार को अपनी ओर खींच रही है और दीवार इसको अपनी ओर खींच रही है, तो ये दीवार के पास क्यों नहीं जा रही है भाई? अगर सर ये इसे खींच रही हो और ये उसे खींच रही हो, तो जैसे मान लो तुमने एक रस्सी पकड़ ली, एक तुम्हारे दोस्त ने पकड़ ली, एक तुमने, ठीक है, दोस्त भी खींचे अपनी तरफ, तुम भी खींचो, तो आपस में तनाव आ जाएगा, आपस में क्या हो जाओगे, एक प्रकार से मिल जाओ, ठीक है। लेकिन ये इसके पास क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि सेम फोर्स नहीं, हाँ, क्योंकि सर जी यहाँ पर अगर मैं कैपिटल G की बात करूँ, कैपिटल G को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 × 10 की घात -11। अब देखो एक बार ये देख लो सर, इसका मात्रक क्या होगा, तो बेटा ये G है, यही तो G है, अगर तुम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, G की इससे गुणा करें तो आया G m1 m2, और यहाँ क्या आया FR, तो G बराबर FR² m1 × अब देखो बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। R क्या है, दूरी है, दूरी की क्या होती है, मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। मास की क्या है, kg, और इसकी भी क्या है, kg, तो किलोग्राम का, तो इसका मात्रक आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। G का मान रहता है ये, G का मान ये होता है। दूसरी चीज, जो भी तुम कोई भी दो मासेस के बीच में अगर दूरी लोगे तो वो दूरी हमेशा और हमेशा सेंटर से लोगे। हमेशा कहाँ से लोगे, सेंटर से। जैसे मान लो ये स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर कहाँ है सर, बीच में। ये भी स्फीयर है, इसका भी सेंटर कहाँ है, तो जो दूरी ली जाएगी वो इन दोनों स्फीयर्स के बीच में से ली जाएगी।
कहीं ऐसा नहीं है तुम यहाँ से और यहाँ के बीच में ले लो, दूरी हमेशा कहाँ से ली जाएगी? सेंटर से, हमेशा सेंटर से ली जाएगी, ठीक है, हमेशा सेंटर से ली जाएगी, हमेशा सेंटर से। तो ये हमारा, अब देखो बच्चों, अगर g का मान ये यहाँ पर ये वैल्यू बहुत कम है, अगर ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो f का मान भी बहुत कम हो जाएगा। तो f इतना कम फोर्स लगता है, इतना कम फोर्स लगता है कि उससे ज्यादा बल हमारा घर्षण बल हो जाता है, जिससे कि कोई वस्तु एक दूसरे के पास नहीं जा पाती। अब से देखो, इसी चीज पे नीट ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था। नीट ने क्वेश्चन पूछा कि 2 एस्ट्रोनॉट्स थे और वो 2 एस्ट्रोनॉट्स क्या हुए ना, अंतरिक्ष में खो गए, अंतरिक्ष में खो गए, एक कहीं खो गया, एक कहीं खो गया। अब बताओ, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत जाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, क्या होगा? तो देखो, दोनों एस्ट्रोनॉट्स के अंदर मास था, दोनों एस्ट्रोनॉट्स के अंदर क्या था? मास। अब वहां पर कोई घर्षण बल तो लग नहीं रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? दोनों मास एक दूसरे को धीरे धीरे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो एस्ट्रोनॉट कहीं भी हुए, दोनों एक दूसरे के कैसे आ जाएंगे? पास में आ जाएंगे। तुम बताओ, तुम लोग यहाँ बैठे हो, तुम्हारी मम्मी लोग घर बैठी है, ठीक है, तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के बीच में इस समय फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है फोर्स, ठीक है। कितना लग रहा है? तुम्हारा मास सबसे पहले g, फिर तुम्हारा मास, फिर तुम्हारी मम्मी का मास, और तुम्हारे यहाँ से लेकर जहां तुम्हारी मम्मी बैठी हैं उनके बीच की दूरी का स्क्वायर कर दो, उतना बल लग रहा है, उतना बल लग रहा है। दूसरी बात सर, जी का जो मान है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे दो चीजें हवा में हो, चाहे दो चीजें पानी में डाल दो, चाहे दो चीजें कैरोसिन में डाल दो, ठीक है, चाहे दोनों दो चीजें स्पेस में ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, जी का मान कभी परिवर्तित नहीं। जी का मान हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होता है, जो होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11, ये कभी चेंज नहीं होता। अगला पॉइंट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? सेंट्रल फोर्स का मतलब है वो हमेशा सेंटर से लगता है। जैसे मैंने कहा, मान लो मेरे पास एक ये स्फीयर है, मैं कहूं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ऐसे लगेगा? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा और हमेशा इसके बीच में सेंटर मान लो यहाँ पर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहां से लगेगा? सेंटर से लगेगा। और दूसरी वस्तु के कहां लगेगा? दूसरी वस्तु के भी सेंटर में। और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन पर होगी, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर। अब ऐसा नहीं होगा कि मान लो एक मास ये है, एक मास ये है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ये ना, इन दोनों का सेंटर है, इन दोनों के सेंटर को मिला दो, इस लाइन पर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इस लाइन पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। अब एक बार बताओ सर जी, M1 खींच रहा है M2 को, कितने बल से? F बल से। M2 खींच रहा है M1 को, कितने बल से? F बल से। दोनों के बल समान, दोनों के फोर्स समान होते हैं, क्यों? क्योंकि F बराबर G M1 M2 अपॉन R²। जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ हमारी एक मास है, अरे पृथ्वी का भी तो एक मास है, मून का भी एक मास है, मार्स का भी एक मास है, अरे जितनी भी चीजें हैं इन सब का क्या है? एक मास है, सब में कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है। अब सोचो, मेरे अंदर भी मास है, धरती के अंदर भी मास है। अब मैं धरती पर खड़ा हूं, क्या धरती मेरे को खींच रही है? खींच रही है। मैं धरती को खींच रहा हूं, खींच रहा हूं। जितनी ताकत से धरती मुझे खींच रही है उतनी ही ताकत से मैं धरती को खींच रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपस में जो लगने वाला बल है उसमें जी, फिर मेरा मास, फिर धरती का मास अपॉन दूरी, हम दोनों के बीच की दूरी। अब बताओ, अभी मैं धरती पर खड़ा हूं, अभी मैं धरती पर खड़ा हूं, तो मेरे और धरती के बीच में कितनी दूरी है? कितनी है? मेरे और धरती के बीच में कितनी दूरी है भी कि नहीं है? खाली ये बता। अगर मैं धरती के ऊपर खड़ा हूं, मैं पृथ्वी के इस तरह ऊपर खड़ा हूं, तो मेरे और पृथ्वी के बीच की दूरी है कितनी है? वो है बेटा पृथ्वी की त्रिज्या। क्यों? जैसे मान लो अगर मैं इसे धरती मानूं और मैं यहाँ खड़ा हूं, धरती पे तो खड़ा हूं, तो मेरा केंद्र और धरती के केंद्र के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी? धरती की त्रिज्या। धरती की त्रिज्या। कहीं ये मत समझना कि हमारे और धरती के बीच में दूरी 0 होती है,
हमारे और धरती के बीच में, अगर हम धरती पर खड़े हैं तो हमारे और धरती के बीच जीरो नहीं है, क्योंकि दूरी हमेशा कहाँ से ली जाती है? केंद्र से ली जाती है, केंद्र से। तो इसे उतार लिया, अगले बढ़े। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हमेशा याद रखना क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला जो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया, कहा था कि अगर दुनिया में कोई भी दो चीजें हैं वो हमेशा और हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, हमेशा और हमेशा अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है? और आपस में जो लगने वाला बल है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है? उतार लिया, उतार लिया। अब देखो, जो अभी मैंने बताया था वही चीज इसमें है। सबसे पहला पॉइंट ये है जो इसमें लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो G है, जो G का मान अभी मैंने कितना बताया? ये क्या है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल मतलब कभी नहीं बदलता। इट हैज सेम वैल्यू फॉर एनी टू बॉडी एनीवेयर इन स्पेस। बात समझ आ रही है? ये कभी नहीं बदलता, ये हमेशा और हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। चाहे मैं पानी के अंदर हूँ, चाहे मैं हवा में हूँ, चाहे मैं मार्स पर, चाहे जुपिटर पर, चाहे मैं दुनिया की किसी भी गैलेक्सी में पहुंच जाऊं, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये काली पन्नी क्यों आती है इस पे? क्या इनकी बात सही है? इन्होंने पानी ठंडा करने के लिए काली पन्नी बांधी। बेटा काला चीज तो और हीट एब्जॉर्ब करता है, ये और वो कर देगा गर्म पानी को, ठीक है? चलो अगले बढ़ते हैं, ठीक है? देखो इधर देखो, अगला पहली चीज समझ में आ गई कि G का मान कभी चेंज नहीं होता। G का मान कभी और कभी चेंज नहीं होता। दूसरी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, ठीक है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। वही मैंने कहा G की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। जैसे सर जी, जैसे मान लो अभी मेरे पास में ये दो बोतल हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, खाली है, दोनों के मास अलग अलग हैं। अभी इतनी दूरी पर ये यहाँ रखी हुई है। अब मैं इतनी दूरी पर इन्हें पानी में ले जाऊं, मीडियम चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अरे पानी का मीडियम अलग, इस समय हवा का मीडियम अलग, और इतनी ही दूरी पर मैं इसे ग्रेविटेशनल से बाहर, मतलब जहां पर हवा पानी कुछ नहीं है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम, हिंदी में बोलते हैं निर्वात, ले जाएं, तब भी दूरी में वही रखूं, तब इन दोनों के बीच में आपस में लगने वाला फोर्स कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोर्स कभी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, चाहे तो हवा में हो, चाहे पानी में हो, चाहे निर्वात में हो, कहीं पर भी हो, ठीक है? इन और अब्सेंस ऑफ एनी टू बॉडी। अगर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स आर कॉल्ड, कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। ये हमेशा कहां से लगता है? सेंटर से लगता है, सेंटर से लगता है, ठीक है? दे एक्ट along the line joining the center of gravity। ये हमेशा कौन सी लाइन पर लगता है? जो इसके सेंटर को मिलाने वाली लाइन होती है ना, उस पर हमेशा और हमेशा कौन सा लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। मैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पढ़ाया था तुमको। मैंने तुमसे कहा था कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता था, एक स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता था, और तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कंजर्वेटिव होता था। ये सारे फोर्स क्या थे? कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते। किस पर डिपेंड करते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे मैंने कहा, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ से गया, आराम से घूम फिर के टहल के वापस फिर यहीं पर आ गया, तो जहां मैं अब खड़ा हूं आधे घंटे बाद में फिर यहीं आ जाऊं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो। तो अगर मैं तुमसे कहूं वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जहां हूं वहीं आ गया। तो सिर्फ किस पर डिपेंड करता था? वो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, ठीक है? विस्थापन पर निर्भर करता है।
ठीक है। डज नॉट, देखो ये लिखा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, ये पाथ पर निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। बेटा ये जो 4 पॉइंट है ना, मुझे लग रहा है, मुझे बहुत सारी संभावना लग रही है इन 4 पॉइंट से इस बार एक नीट उठाएगा, इन 4 पॉइंट से इस बार एक नीट उठाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये है, सही है। फोटो खींच लो, मैं 100% पीडीएफ भेज दूंगा, ये पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो वहां से लिख लेना, उतार लिया, फोटो खींच लिया, यस सर। अगले बात है अगला, देखो सर वेक्टर फॉर्म, बेटा इस पे आज तक न्यूमेरिकल नीट ना कभी पूछा, नीट न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछा, सीपीएमटी न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछा। क्या पूछ लेगा? डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट क्या पूछ सकता है? फार्मूला, बस जो फार्मूला आएगा वो पूछ सकता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक मेरे पास में मास ये है, जो मास मैंने क्या माना? m1। एक मास मेरे पास में ये है, जो मैंने माना मास, ठीक है। इसका ये सेंटर और इसका ये सेंटर, सर इन दोनों सेंटर्स के बीच की मैंने दूरी मान ली r, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी मैंने मान ली r, ठीक है, ये r सही है। अब मैं तुमसे कहूं, सबसे पहले तुम यही देखो, m1 किसे खींच रहा है? तो एक बल लगता है, क्या लग रहा है? बल। ऐसे ही m2 m1 को खींच रहा है, तो इधर भी क्या लग रहा है? कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। अब देखो जरा, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ m1 पर, तो मैंने देखा m1 कौन खींच रहा है? 1। कौन खींच रहा है? 1। किसे खींच रहा है? तो F12। अब मैं यहाँ पर आ गया, अब मैंने देखा m2 खींच रहा है किसे? तो कौन खींच रहा है? 2। किसे खींच रहा है? 1 को। तो उसे बोलेंगे F21। F21, सही है। देखो फिर से देखो, जैसे मान लो बताओ आपका नाम क्या? लो राधिका, आराध्या, ठीक है। अब जरा सोचो, प्रियंका और ये आराध्या, सही है, ये दोनों आपस में बैठी हुई है, पास बैठी हुई है, इन दोनों के बीच की कुछ दूरी है, जो भी दूरी है। मैं कहूं बताओ यहाँ पर फोर्स, जब मैं इसके लिए देखूंगा, किसके लिए देख रहा हूँ? प्रियंका के लिए, तो फोर्स प्रियंका का आराध्या से, ठीक है, एक दूसरे पर लगा। अब मैं जब यहाँ से देखूंगा तो फोर्स आराध्या का किससे? प्रियंका से। ऐसे मैंने यहाँ किया है, जब मैं बल पर हूँ तो F12, जब मैं 2 पर हूँ, जब 2 देख रहा हूँ तो F21, ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब जरा सोचना, मुझे बताओ, वैसे ही बताना, फार्स का फार्मूला सर आप लिखवाए Gm1 m2 अपॉन, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पर F12 करूँ, 12, तो 12 कितना फोर्स लगाएगा? G, यहाँ m1, दूसरी जगह m2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी। देखो बच्चों, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ दूरी लेना r12 का स्क्वायर, r12 का, और साथ में यहाँ पर डायरेक्शन आएगी r12 का कैप। जिन बच्चों ने मेरी वेक्टर की क्लास ली थी उन्हें पता होगा कि मैंने कहा था किसी का कैप लगा दो तो उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो अगर मैं 1 से गुणा भी कर दूं तब भी तो मेरे पास यही बचेगा, इसे लिखूं चाहे ना, लेकिन जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन जरूरत पड़ती है। अगर मैं इस वेक्टर को खोलूं, यहाँ पर इसको खोलूं, तो ये हो जाएगा r वेक्टर बनटू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r12। ऐसे लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, g ऐसे ही m1 m2 अपॉन r12 का स्क्वायर, इसकी जगह रखा r12 का कैप मैग्नीट्यूड ऑफ r12, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो चीज है ये यहाँ पर स्क्वायर है, एक ये है,
एक ये है। क्यों सर जी ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ R12 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी जगह हम हटाएंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, R12, और यहाँ पर स्क्वायर है ही, तो ये हो जाएगा G M1 M2 R12 का क्यूब, दो ये एक ये कितना हो गया, 3, और साथ में यहाँ पर आया R12 का R12 का वेक्टर, ये हमारा आया F12, ठीक है बच्चों। देखो ये भी सही है, लेकिन कुछ किताबों में पता है क्या है कि यहाँ पर F12 यहाँ पर वो माइनस लगा देते हैं अपने आप माइनस, तो माइनस G M1 M2, अभी बताओ माइनस आया क्यों? R12 का R12 है ये R12 का वेक्टर, ठीक है। अब देखो माइनस इसलिए आया क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के कैसे लग रहे हैं, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। अब देखो जैसे तुम्हारा F12 है, इसी प्रकार से अगर तुम F21 लिखोगे, F12 है उसी प्रकार से क्या लिखोगे, F21, तो यहाँ पर G एक मास M1 दूसरा मास M2, दोनों के बीच की दूरी, देखो जब यहाँ 1 2 था तो यहाँ 1 2 था, जब यहाँ 2 1 हो गया तो यहाँ 2 1 का क्यूब अपॉन R, यहाँ 1 2 है, अब 1 2 की जगह क्या हो जाएगा 2 1, ठीक है। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में हो गया फोर्स, वेक्टर फॉर्म में ये तुम्हारा फोर्स, ठीक है, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अगर कभी भी क्वेश्चन नीट में आएगा तो तुमसे कहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में तो उनमें से देखना 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन इस प्रकार से दिख रहा होगा, उस पर तुम्हें क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में नहीं पूछेगा तो सिर्फ फार्मूला पूछेगा, बस सिर्फ फार्मूला, न्यूमेरिकल में नहीं पूछेगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अच्छा तुम एक बताओ, दुनिया में हर चीज हर मास एक दूसरे मास पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है अर्थ हमारा मार्स पर फोर्स लगा रहा है, अर्थ का मार्स के बीच में फोर्स लगा नहीं लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सर, लग रहा है ना, और जितने भी प्लैनेट हैं वो भी सब फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। देखो एक चीज समझो, तुम लोग अगर दुनिया को समझोगे तो हम लोगों की बुद्धि कम पड़ जाती है बेटा। ऐसा है, एक बिग बैंग थ्योरी थी और बहुत सारी थ्योरीज थी, उसमें ये पाया गया कि हमारा जो ब्रह्मांड है ना, जो यूनिवर्स है, वो आज भी फैल रहा है, ठीक है, आज भी फैल रहा है। अब फैल कैसे रहा है ये ब्रह्मांड? देखो तुम एक बात समझो कि जो हमारी पृथ्वी है, वो हमारी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में उतनी औकात रखती है जितनी इस पृथ्वी पर एक धूल का कण, सही है। इस पृथ्वी पर एक धूल का कण जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, जो तुम्हें कहाँ दिखता है, जब रोबा जानते हो ना, रोबा जो घर में लगे हुए होते हैं, उस रोबे से प्रकाश आता है, तो प्रकाश में तुम्हें धूल के कण दिखते हैं। उस एक धूल के कण की जितनी औकात इस पृथ्वी पर है, उतनी ही इस यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी अपनी औकात रखती है, ठीक है। अब तुम समझो तो आप तो एक फोर्स भी लग रहा है आपस में। यूनिवर्स के साथ क्या हुआ है, पहले लोगों ने ये थ्योरी दी है, पूरी थ्योरेटिकल थ्योरी है। थ्योरी में ये कहा गया कि पहले पूरी जितने भी ग्रह उपग्रह जो कुछ है दुनिया में, वो सब एक जगह इकट्ठे थे और उसमें हुआ विस्फोट। जब उसमें विस्फोट होता है, जैसे तुम कोई पटाखे में विस्फोट कर दो तो वो पटाखे के कण दूर दूर भागते हैं, पटाखे के कण दूर दूर भागते हैं, ठीक है। अब सोचो तुमने एक बम फोड़ा, तो बम का एक पार्टिकल ऐसे भागा, तो यहां से और दूसरी जगह तक जाने में कुछ ना कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा। उसी प्रकार से इतना भयानक विस्फोट हुआ था इस पृथ्वी के ऊपर कि जो वो मासेस थे वो आज भी दूर दूर जा रहे हैं, अब भी वो विस्फोट चल रहा है।
तो ये तो इसमें कहा गया था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो आज भी क्या हो रहा है, आज भी फैल रहा है, हमारा यूनिवर्स आज भी फैल रहा है, ठीक है। तो वो सब हमारे कोर्स में ऐसा कुछ है नहीं, छोड़ो। तो बैक टू लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, बता लिए ये, बता लिए। अब तुम्हें ये करना पड़ेगा, अगले देखते हैं। हाँ, अब देखो बच्चों, एक आती है ग्रेविटी, ठीक है। अब ग्रेविटी क्या है, मैं धरती पर खड़ा हूं तो धरती मुझे अपनी ओर खींच रही है, किसके कारण खींच रही है, ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी है तभी धरती मुझे खींच रही है। या दुनिया में कोई भी चीज है उसको धरती नीचे की ओर खींच रही, तो इसलिए खींच रही है क्योंकि नीचे क्या है, ग्रेविटी है। अब ये ग्रेविटी है क्या चीज, पहले ये समझो। इसमें भी कौन आए हमारे, न्यूटन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज नोन एज ग्रेविटेशन। न्यूटन ने क्या कहा कि दुनिया में कोई भी दो बॉडी है, वो आपस में अट्रैक्शन के कारण जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। इफ वन ऑफ दीज बॉडीज इज अर्थ, द ग्रेविटेशनल इज कॉल्ड ग्रेविटी। इसने क्या बोला, इसने बोला कि मेरे पास में दो बॉडी है, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, इन दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन जो फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब यही बोतल को मैंने जमीन पर रख दिया, ठीक है, जमीन पर रख दिया, तो पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच रही है, तो जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलेंगे, ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी का मतलब है कि अगर कोई भी चीज अर्थ की सरफेस पर रखी है तो अर्थ अपनी ओर उसे खींचती है, अपनी ओर उसे खींचती है, तो उस फोर्स को, जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी बोलेंगे। अब कुछ चीजें तुमको तैयार पता होनी चाहिए। सबसे पहले मान लो ये मेरे पास में मेरी अर्थ है, अर्थ की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, आरी, रेडियस मान ली, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, आरी, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की जो रेडियस होती है वो याद रखना 6400 किलोमीटर, और इसे अगर मीटर में बदलेंगे 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर, ठीक है। ये अर्थ की रेडियस है, त्रिज्या है, ये अर्थ की क्या है। अच्छा, अर्थ क्या गोलाकार है, नहीं, अर्थ कैसा है, अर्थ कैसी है, अंडाकार है, ओवल शेप है। कैसी शेप है, ओवल। अंडा देखा है कभी, अंडे के शेप की होती है, कहाँ पर, ठेले पे, खाते नहीं होगा, ठीक है। तुम यहाँ नहीं खाते हो, लेकिन जब तुम हॉस्टल में जाओगे सब धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। आरी रेडियस क्या हो गई, अर्थ की हमारी त्रिज्या हो गई। देखो, जब हमारी अर्थ इतनी बड़ी है तो अर्थ का कुछ ना कुछ मास भी होगा, अर्थ का कुछ ना कुछ द्रव्यमान। तो अर्थ का द्रव्यमान होता है 6 गुणा 10 की पावर 24 kg, 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। ये याद हो जाए तुम लोगों को दोनों चीजें, अर्थ की रेडियस और अर्थ का मास। मास कितना होता है, 6 गुणा 10 की घात 24। बेटा वैसे रियलिटी बताऊं, रियलिटी में होता है 5.9 होता है, 5.9 होता है, लेकिन 5.9 हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी हार्ड पड़ जाती है, इसीलिए हम मास कितना ले लेते हैं, 6 लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो अर्थ की जो मास होता है वो होता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम, इतना मास है, ठीक है, अर्थ का। अब जरा सोचो, सर ऐसा है, तुम लोगों को होमवर्क है, मुझे ये बताना अर्थ का मास नापा कैसे गया होगा। अर्थ का किसी ना किसी मास तो नापा गया होगा, ऐसा थोड़ी नहीं है तराजू लाए होंगे, एक तराजू इधर रखा, एक तराजू। फिर ब्रह्मा से बोला, ब्रह्मा जी से, कि अपनी उसमें बरहा अवतार लो और हमारे तराजू पर रख दो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। जानते हो बरहा अवतार के बारे में तुम लोग, जानते हो, नहीं जानते। भगवान विष्णु ने बरहा अवतार लिया था और पृथ्वी को खींच के लाए थे, वापस से अपनी अक्ष पर रखा था, ठीक है।
अब तुम इसमें फिजिक्स मत पूछ लगना कहाँ से आते थे। ये है। अब जरा सोचो सर जी ऐसी चीज है, अब मान लो इसके ऊपर एक बंदा बैठा है, कोई बंदा है आराम से पृथ्वी के ऊपर बैठा है, मौज कर रहा है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर एक बंदा बैठा है। सर अगर ये पृथ्वी के ऊपर बैठा है, ठीक है, हम लोग जैसे पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं ऐसे कोई एक बंदा बैठा है पृथ्वी के ऊपर, सर आपस में एक फोर्स लग रहा होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे? अब वो कितना लग रहा होगा, तो जी, अर्थ का मास एम, पृथ्वी, इस आदमी का मास स्मॉल है, आदमी का मास क्या मान लिया, स्मॉल है। अब बताओ बेटा केंद्र तो ये है, केंद्र से जो बंदा बैठा है, आदमी बैठा है, उसके बीच की दूरी वही तो होगी जो त्रिज्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या ये लग रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो मेरा ये लग रहा है Fg इक्वल टू Gmem अपॉन Re का स्क्वायर। अब देखो धरती हर चीज को नीचे की ओर किस बल से खींचती है, mg से, ठीक है। तो जो ये Fg होगा धरती किससे खींचती है सर, mg से। तो मैंने क्या किया, Fg की जगह ये रख दिया Gm अपॉन Re का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया m से m काट दिया, g की वैल्यू आई Gme अपॉन Re का स्क्वायर। ये याद कर लेना, कि सर पृथ्वी पर जो g का मान होता है वो g का फार्मूला क्या होता है, Gme अपॉन Re स्क्वायर, Gme अपॉन Re स्क्वायर। ये होता है g का फार्मूला, ठीक है, ये g का फार्मूला होगा Gme अपॉन Re स्क्वायर, Gme अपॉन Re स्क्वायर। बताओ तुम तीनों बताओ g का मान क्या होता है, तुम ही तीनों बताओ g का मान क्या होता है, स्मॉल g का मान, तो पीछे वाले स्मॉल g का मान क्या होता है बताओ, 9.8, ठीक है। तुम लोगों को नहीं पता था, अरे ये मैं नाम एक तो JNV, ठीक है, Gme अपॉन Re। लास्ट ईयर बच्चे कम थे, सबका नाम मुझे याद था, इस बार मैं सोच रहा हूँ क्यों दिमाग पर लोड डालूं, नाम याद करके, शकल से तो सबको जानते, नाम से नहीं। पिछली बार बच्चों को नाम से भी जानते, शकल से। पिछली बार 10-12 नहीं, आगे रही थे 4-5, हाँ अभी पेपर चल रहे तो बीएससी का तुम देखिए, ठीक है, Gme अपॉन Re का स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल g का फार्मूला ये होता है Gme अपॉन Re स्क्वायर, बता लिया ये। अब देखो सर मैंने तो बहुत त्याग देना पड़ता है। जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो मैंने 10 महीने IIT तैयारी करी थी, तो 10 महीने में मैंने सिंगल डेज की छुट्टी नहीं करी, सिंगल डेज भी छुट्टी नहीं करी, सारे दिन पड़े, छुट्टी का सवाल ही पैदा नहीं, ठीक है। और देखो ये मैं तुम्हें सही बताऊं, आप लोग विश्वास मानना, जैसे मेरी कोई सिस्टर नहीं है, सगी बहन मेरी कोई नहीं, हम 2 भाई, मेरे मम्मी 4 भाई, उनकी भी कोई बहन नहीं है, मेरे मौसेरा वो भी 4 भाई, उनकी सिर्फ 1 बहन है। और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय उसकी शादी थी, और मैं शादी में नहीं पहुंचा, मैं गया ही नहीं, जानबूझ के नहीं गया, मैंने कि जाऊंगा तो 1 दिन आने में, 1 दिन जाने में, 2 दिन, 1 दिन रेस्ट करने में निकल, सही है। तो अगर तुम्हें कुछ पाना है ना तो कुछ तो खोना तो पड़ेगा तुम्हें, और दुनिया कहती है कि तुम नाराज, कोई नाराज नहीं होता, सही बता रहे हो मैं तुमको, विश्वास मानो तुम। मैं नहीं आया, उन्होंने फ़ोन पे मुझे
वो मेरी बहन ने मुझे फ़ोन, उस शादी पीलीभीत में ही हुई है, उसने मुझे 4 बार सुनाया खाली फ़ोन करके उसी दिन, तू नहीं आया, तू ये है, तू वो है। मैं सुनता रहा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक, हो गई शादी हो गई। जब सिलेक्शन हो गया आराम से, फिर करीबन 1-1.5 साल बाद, ठीक है, पहले फ़ोन लगाया, फिर पहली बार फ़ोन लगाओगे, फिर सुनने को मिलेगा तू नहीं आया, सब आए, कोई बात नहीं। दोबारा फ़ोन लगाया, ठीक है, तो गुस्सा थोड़ा कम, दोबारा लगाया फ़ोन, अब कुछ नहीं, उसके 3-4 बार कुछ नहीं, आओ मत आओ, कोई मतलब किसी को कुछ नहीं। दुनिया देखती है तुम्हारी सक्सेस, सही है। तुम एक बंदे के पीछे, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, चचा ताऊ कोई, उसको कभी पीछे पड़े रहो, नहीं भैया अरे मेरा भाई है, कतई नहीं, इसके साथ ही रहना है मुझे, मेरे भाई को कुछ नहीं हो जाए, और तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, तो वो कहेगा अरे निठल्ला है, कुछ करता उड़ता थोड़ी नहीं है, खाली इधर उधर घूमता रहता है, सही है। और अगर तुम सफल हो गए, तुम डॉक्टर अगर बन गए, तो वो बंदा जो तुम्हें जानता भी नहीं है, जिसे ना वो तो जानते, जिसे तुम नहीं जानते हो, जिसकी जिंदगी में तुमने कभी शकल नहीं देखी, वो भी अपने दोस्तों से कहता है मेरा भाई है ना, वो इस समय वहां से MBBS कर रहा है, सही है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये एक चीज है, ये हमारे देश के अंदर है, बस उसके लिए तुम लोगों को मेहनत मांगनी है। हाँ, अब बताओ तुम तीनों पीछे, स्मॉल कैपिटल G का मान क्या होता है? कैपिटल G का मान 6 पॉइंट। अब बताओ गलती किसकी है? सोचो, तुम्हारे यहाँ बैठ के क्या फायदा निकला, मुझे बताओ। फायदा निकला कोई फायदा। इससे अच्छा तो ये होता, आराम से कम मूवी देख रहे होते, थाकड़ वाली, तो कम से कम ये तो पता रहता कि हाँ मूवी देखी, थोड़ा मजा आया। यहाँ बैठ के खाली गर्मी में तपती रहे हो, ऊपर से मेरे बोरिंग लेक्चर सुन रहे हो, है ना। तो जितनी देर भी पढ़ो, जितनी देर भी, मैं तुम बच्चों से भी कहता हूँ, अगर तुम घर पे 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटे पढ़ो, फालतू की बकवास मत करो, दिखावा मत करो, बस। अगर 2 घंटे घर पे 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे पढ़ो, दिखावा मत करो। ये नहीं 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन क्या पढ़ा 10 घंटे बाद, यही नहीं समझ में आया। 10 घंटे बाद पढ़ने के बाद में यही समझ नहीं आया मैंने पढ़ा क्या। अब तुम लोगों की पता टेंशन क्या होती है, जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ, मैं हर बच्चे की शक्ल देख के बता दूंगा इससे कितने समझ में आया, और मैं ये सब जानता हूँ कि तुम में से कितने को क्या क्या अभी तक मैंने पढ़ाया समझ में आया, कितने को नहीं आया, सब जानता हूँ मैं यहाँ से देख के, ठीक है। तो मैं ये जानता हूँ कि जब तुम लोग यहाँ से, मेरा जब लेक्चर खत्म होता है, जब एक चैप्टर खत्म होता है, तो तुम्हें उसके फार्मूला याद होते हैं और थोड़ी थोड़ी बातें याद होती हैं, लेकिन जब मेरा दूसरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो तुम्हें पहले वाले की कुछ याद। जैसे जब मैंने रोटेशन पढ़ाया था, तो तुम सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद थे, सबको याद थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबको याद थे नहीं थे, सबको ट्रांसलेशनल मोशन और सबको रोटेशनल मोशन सब याद था। अब किसी को नहीं है, अब किसी को नहीं है, अरे इक्का दुक्का छोड़ दो, ठीक है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया, दोबारा पढ़े ही नहीं, दोबारा उसे देखा ही नहीं, क्लास में पढ़े उसके बाद नहीं पढ़े, ये गलती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो सबसे पहले सर स्मॉल g का फार्मूला होता है GME/RE का। अगर मैं g का वैल्यू रखूं 6.6 इंटू 10 की घात माइनस अर्थ का मास 6 गुणा 10 की घात 24, अर्थ की त्रिज्या 6 का स्क्वायर। अगर ये मान रख के मैं सॉल्व करूंगा तो g का मान बच्चों आता है 9.81 मीटर पर सेकेंड, ये मान आता है, ठीक है, ये मान इसका आ जाता है, ठीक है। बताइए
उतार लिया। अब देखो एक चीज देखो, इसके बाद ये हो गया, बता लिया ना। ये देखो सर, स्मॉल जी का फार्मूला था GME/RE का स्क्वायर। कल मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें डेंसिटी के बारे में। मैंने कहा डेंसिटी 3 प्रकार की होती है। एक होती है लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास अपॉन लेंथ। एक होती है एरियल डेंसिटी, मास अपॉन। एक होती है वॉल्यूम डेंसिटी, मास अपॉन। बेटा अर्थ क्या है? अर्थ वॉल्यूम है। अर्थ क्या है? एक अरे गोल है, गोल। अगर गोल है तो वॉल्यूम है। मुझे बताओ, अगर अर्थ का वॉल्यूम, अर्थ का वॉल्यूम, बेटा आपको अर्थ क्या है? गोल है, गोल। जैसे गेंद होती है, स्फीयर है ना, जैसे स्फीयर गोल होता है, इस प्रकार से स्फीयर है। तो इस एक स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है। अगर मैं यहाँ से मास को लूं तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू, यही तो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखो G बराबर कैपिटल G, मास, अर्थ का मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन RE की पावर क्यूब, RE की पावर क्यूब। अगर मैं वॉल्यूम की जगह रखूं तो 4/3 पाई RE क्यूब, और नीचे आ जाएगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, RE स्क्वायर से जब ये जाएगा तो बचेगा G रो 4/3 पाई आर। ठीक है, तो स्मॉल जी का मान ये याद मत करो। ठीक है, मैंने बता दिया, तुम्हें सिर्फ ये वाला याद करना है कि स्मॉल जी का मान GME/RE स्क्वायर, GME/RE स्क्वायर, स्मॉल जी का मान GME/RE स्क्वायर। अब इसे ध्यान से देखो और एक चीज मुझे बताओ, किसी भी प्लेनेट पर G का मान, किसी भी प्लेनेट पर G का मान उसके मास पर और उसकी रेडियस पर निर्भर करता है। देखो मास पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है, दो चीज पर निर्भर करता है, एक मास पर और एक रेडियस पर, दो चीज पर। अच्छा एक बात सोचो, मैंने कहा अर्थ पर G का मान 9.8 है, तो मार्स पर अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि मार्स का, मार्स मतलब मंगल ग्रह, मंगल ग्रह का मास अलग होगा, उसकी रेडियस भी अगर अलग होगी तो सर G का मान क्या होगा? अलग होगा, G का मान अलग होगा। चंद्रमा का G का मान क्यों अलग होगा? क्योंकि उसका मास अलग है, उसकी त्रिज्या अलग है। ठीक है,
अगर अलग है तो उसका जी का मान भी क्या होगा? अलग है। मुझे बताओ क्या जी का मान किस शेप और साइज पर डिपेंड करता है? शेप पर डिपेंड करता है, शेप पर, कि उस ग्रह की शेप कैसी है, मतलब गोल है, चौखूटा है, लंबा है, इस पर डिपेंड करता है क्या? नहीं। कहीं देखो, कहीं भी शेप और साइज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो जी का मान सिर्फ और सिर्फ मास पर और उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या पर निर्भर करता है, बस। मास पर और किस पर निर्भर करेगा? त्रिज्या पर, बस उस पर निर्भर करेगा, बाकी किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उतार लिया ये तारा जोड़ो। आप भी रखो, उतार लो। ठीक है, एक कॉपी आपकी ओरिजिनल लोकल है। ओरिजिनल कहाँ है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि जैसे जैसे हम धरती के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी का मान कम होता है, जैसे जैसे धरती के ऊपर जाएंगे। अब तुम देखो, तुम खुद मुझे फार्मूला बताना ना। देखो एक सर, यहाँ पर मेरी ये धरती है, ठीक है, पृथ्वी है। अच्छा, ये हमारे पास पृथ्वी है और इस पृथ्वी का जो मास है एमी, इसकी त्रिज्या आर। मान लो अब एक बंदा यहाँ से जाके बुर्ज खलीफा के छत पे जाके बैठेगा, ठीक है, ऊपर पहुंच गया। अगर ये पहुंच गया तो मैंने कहा मान लो ये धरती से कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया? एच ऊंचाई पर पहुंच गया। इसका मास क्या माना मैंने? अब देखना, यहाँ पर जी का मान चेंज हो जाएगा, कितना होगा? तो तुम बोले अभी सर जी का फार्मूला होता है जी डैश इक्वल टू जी अर्थ का मास एम ई, अर्थ का मास। लेकिन यहाँ अर्थ का मास से मतलब नहीं है, यहाँ उस मास से मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी गोला खींचूं, इमेजिनरी गोला, उस इमेजिनरी गोले के अंदर कितना मास है। जैसे ये मेरे पास में मान लो ये कोई गोल चीज है, ठीक है। अब मैं इसकी ऊंचाई पर गया,
अब इस ऊंचाई पर मैंने एक गोल घेरा ले लिया, ठीक है। उस गोल घेरे के अंदर कितना मास है? तो वही तो मास है जो इसके अंदर पृथ्वी है, क्योंकि आकाश में हम लोग मानते हैं कोई मास नहीं होता। अपॉन पृथ्वी के केंद्र से और इसके मास तक की दूरी। तो मास तक की दूरी सर जी ये कितनी है? आरी। और ये कितनी है? एच। तो कुल दूरी क्या हो गई? आरी प्लस एच का, ठीक है। ये फार्मूला है तुम्हारा जी डैश फार्मूला हो गया, ठीक है। ये ग्रेविटी का फार्मूला हो गया। कहाँ पर? एट हाइट पर। कितनी हाइट पर? एच हाइट पर ये फार्मूला। अब देखो इसमें थोड़ा तेलमबाजी कर लेते हैं सर। जी डैश ऐसे ही, जी एम ई ऐसे ही। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं, ठीक है, नहीं पहले इसमें थोड़ी और वैसे तेलमबाजी करूंगा सर। ऐसा करते हैं हम लोग, इसके अंदर मैं आरी कॉमन ले लूँ। अगर मैं आरी कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 और जहाँ नहीं होता है वहाँ पहुँच जाता है बटे में और पूरे का स्क्वायर। उसके बाद देखो जी डैश इक्वल टू जी एम। जब ये आरी इस स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आरी का स्क्वायर, नीचे बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आरी का होल स्क्वायर। यही तो बचेगा। अब बताओ, तुम बताओ पीछे, तुमसे पीछे ग्रीन सर, ये क्या बन गया? ये क्या है? ये है स्मॉल जी। क्या है? स्मॉल जी का फार्मूला क्या था? जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जी डैश बराबर, इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल जी और इसे लिखेंगे 1 प्लस एच अपॉन आर का होल, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो 1 प्लस एच अपॉन आर, नीचे घात +2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -2। और गणित में एक चीज होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, तो तुम लोगों को नहीं पढ़ना। तुमको सिर्फ इतना पता रखना चाहिए खाली कि अगर कहीं पर जैसे इस पूरे पे घात कितनी है बेटा? -2 और यहाँ पर क्या है? 1 है, तो जो घात है ना उसकी गुणा दूसरे चीज से हो जाती है। तो ये जी ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही प्लस माइनस एच की 2 से गुणा होगी तो 2h अपॉन, ठीक है। ये फार्मूला आता है। अब देखो जब मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाऊंगा तो 2 फार्मूला आते हैं। एक फार्मूला आता है ये और एक फार्मूला आता है, ठीक है। इसमें याद रखना ये होता है बच्चों लोकल फार्मूला, ठीक है, लोकल चाइना माल है ये, और ये है इंडियन माल। हाँ, ओरिजिनल को हिंदी में क्या बोलेंगे? असली फार्मूला, इंडियन फार्मूला, ठीक है, इंडियन फार्मूला है। ये चाइनीज फार्मूला है। अब देखो, हाँ ये डिजिटल बोर्ड पे लिख रहा है ये भी चाइनीज ही है, ठीक है। कभी कभी धोखा दे जाता है ना ये। अब देखो सर जी, ये है लोकल, ये है ओरिजिनल। लोकल फार्मूला कब लगता है? लोकल फार्मूला तब लगेगा जब तुम अर्थ की सरफेस से, ठीक है, पिछली बार मैंने 300 लिखवाया था, इस बार 500 लिख लेना, 500 तक काम कर जाता है, ठीक है। अगर वो अर्थ की सरफेस से 500 किलोमीटर तक ऊपर होगा कोई भी चीज, तो जो फार्मूला लगाना वो लगाना लोकल, ठीक है। और अगर अर्थ की सरफेस से 500 किलोमीटर से ऊपर गए तब कौन सा फार्मूला लगाना? तब तुम असली फार्मूला लगाना। जैसे मैंने कहा पृथ्वी की सरफेस से आरी हाइट ऊपर पहुंच गया, आरी पृथ्वी की सरफेस से आरी का मतलब क्या है? 6400 किलोमीटर ऊपर।
अगर 6400 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए तो कौन सा लगाओगे, ओरिजिनल की लोकल? ओरिजिनल। कौन सा लगाएंगे? ओरिजिनल। और मैंने कहा पृथ्वी की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर तो लोकल, 5 किलोमीटर ऊपर तो लोकल, तो क्या लगेगा? लोकल लगेगा। और अगर 500 किलोमीटर से ऊपर होंगे तो क्या लगाएंगे? ओरिजिनल लगाएंगे। ठीक है, इसे उतार लिया? उतार लिया। फिर इसके बाद में नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। अर्थ की सरफेस से, अर्थ की सरफेस से, अर्थ की सरफेस से 500 किलोमीटर हाइट तक, अर्थ की सरफेस से 500 किलोमीटर हाइट तक, अर्थ की सरफेस से 500 किलोमीटर हाइट तक लोकल फार्मूला लगाते हैं। देखो, लोकल फार्मूला लगाते हैं, लोकल फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, लोकल फार्मूला लगाते हैं। फिर न्यू लाइन से लिखना, असली फार्मूला, असली फार्मूला कभी भी लगा सकते हैं, चाहे हाइट 500 से नीचे हो चाहे 500 से ऊपर, कभी भी, असली कभी भी लगा देते हैं। लेकिन हम लगाते क्यों नहीं? क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड पड़ जाती है, कैलकुलेशन कठिन पड़ जाती है, इसलिए हम नहीं लगाते। ठीक है, वो लोकल से काम चल जाता है। हो गया? अब देखो बच्चों, मैंने कहा कोई चीज है वो अर्थ की सरफेस से आरी हाइट ऊपर है। कितनी ऊपर है? आरी हाइट ऊपर है। तो बताओ वहां पर जी डैश का मान क्या होगा? तो तुम क्या करोगे? जी डैश इक्वल टू ओरिजिनल लोकल 1 प्लस एच अपॉन आरी का, यही तो ओरिजिनल है सर। ठीक है, ओरिजिनल क्यों लगाया? क्योंकि 500 से ज्यादा है, 500 से त्रिज्या आरी, आरी का मान कितना होता है? 6400। तो अगर मैं यहाँ पर जी को ऐसे ही रहने दूं, एच की जगह मैंने आरी रखा और यहाँ भी आरी, इसका होल स्क्वायर, आरी से आरी कट गया, कटने के बाद भी यहाँ क्या बचा? 1, 1 प्लस 1 2, जी बटे 2 का स्क्वायर क्या आया? 4। यानी कि वहां पर जी का मान अर्थ की सरफेस से बाई 4 हो जाएगा। जी बाई क्या हो गया? 4। ठीक है, वहां पर जी का मान 4 हो गया। एक बात बताओ, ठीक है, तुम तीनों बताओ, तुम्हारा मास कितना है? हाँ 45। तुम्हारा? तुम्हारा, इनका 42। कुछ खाते पीते हो क्या? मैं 12वीं में था तो मेरा वजन 65 किलो था। IIT जाने के बाद 80 किलो हो गया। और हॉस्टल लगता नहीं है? पता नहीं, मुझे तो बहुत लगता है। मैं अगर ना आज भी, मैं अगर अपना वजन बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, घटाना चाहूँ तो घटा सकता हूँ। कैमरे के सामने बोलो आप। नहीं तो घर वाले कल को अखबार में निकलेगा जायदाद से बेदखल किया जाता है। बर्बाद हो गए तुम तो, हिस्सा छोड़ो, घर जाने को तरस जाएगी। सही है? बता रहे तो खाओ पियो, मोटे ताजी हो, कोई पहली बार तो तुम लोगों ने अपना मास गलत बताया। सही है? वही पे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैं एक बार और ये चीज क्लास में शायद बता चुका हूँ, अब मुझे ये पता नहीं रहता तुम्हारी में बताया था कि किसी और ने बताया। ये देखो एक बार देखो बेटा, वेट बराबर क्या होता है? mg। मान लो तुम्हारा वेट 50 है तो 50 किलोग्राम नहीं है, 50 न्यूटन है वो। मैंने कहा था तुम गलत पढ़ते हो। हम लोग क्या करते हैं? गलत पढ़ते हैं। हम जो तुम वजन जो तुल रहे हो वो क्या है? न्यूटन है, और वो क्या है? नॉर्मल है।
वो क्या है? जो तुम तुलते हो ना वो नॉर्मल होता है, ना कि तुम्हारा वजन तुलते हो तुम। जो मशीन दिखाती है ना वो नॉर्मल दिखाती है, ना कि तुम्हारा वजन दिखाती है। वो बात अलग है, अगर तुम रुके हुए हो तो नॉर्मल mg के बराबर होता है। जब मैं लिफ्ट पढ़ा रहा था तो मैंने ये सब चीजें तुम्हें बताई, ठीक है। अब देखो, मान लो तुम्हारा वजन है 50, जी का मान क्या मान लिया, तो तुम्हारे अंदर मास सिर्फ और सिर्फ कितना है? 5 किलोग्राम है। जिसके अंदर वजन 50 है उसके अंदर मास 5 किलोग्राम है। सही है? आप सोचो, मास कभी नहीं बदलता, चाहे तुम पृथ्वी पर हो चाहे तुम कहीं हो, मास कभी नहीं। वेट बदलता है, वजन बदलता है। वजन क्यों बदलता है? क्योंकि वहां पर जी का मान बदलता है, जी का मान बदलता है। बात समझ में आ रही है? जी का मान बदलता है। अब तुम एक बात सोचो, मान लो मैं यहाँ, अगर कोई एक बंदा पृथ्वी पर 60 किलोग्राम का है, कितने का है? 60। ध्यान रखना, 60 किलोग्राम नहीं, सॉरी 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। वेट क्या होता है? न्यूटन में। अगर एक बंदा पृथ्वी की सरफेस पर 60 न्यूटन का है और वो पृथ्वी की सरफेस से कितने ऊपर पहुंच गया? आरी ऊपर। कितने ऊपर पहुंच गया? आरी। तो उस आरी हाइट पर जाके उसका वजन कितना होगा? 6 किलोग्राम। नहीं, कैसे? इधर देखो, उसका वजन कितना होगा बेटा? इधर देखो, सबसे पहले सर W बराबर mg, सही है? mg। अगर वो ऊपर पहुंच गया तो वजन उसका मैंने मान लिया कितना हो गया? W डैश। कितना हो गया? अब मुझे बताओ, आरी हाइट ऊपर जाने पर जी नहीं रहा, जी क्या हो गया? जी डैश ही तो हो गया। जी क्या हो गया? जी डैश। अब सर जी डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आई? जी अपॉन 4। ये mg कहाँ पर वेट है? धरती की सरफेस पर। धरती की तो धरती की सरफेस पर वो जिसमें 60 था, तो अब कितना हो गया? 12 न्यूटन। नहीं, 12 15 कितना हो गया? 15 चौका 60, 15 न्यूटन। कितना हो गया? 15 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? धरती की जब धरती की सरफेस से ऊपर गया तो उसका वेट कितना हो गया? तो मैंने कहा वेट हो गया W डैश। और बेटा W क्या होता है? m इंटू जी डैश। तुम बोले मास कभी चेंज, तो मास तो m ही रहा, लेकिन जी डैश की वैल्यू कितनी है? इतनी है पर g अपॉन 4। तो ये mg क्या है? mg है धरती के ऊपर वजन, और धरती के ऊपर वजन कितना है उसमें? 60। किससे भाग करने की? इसमें 4 से, तो कितना रह गया? 15 न्यूटन। यानी कि वो जमीन से ऊपर जाने पर हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? बात समझ में आ रही है? हल्का हो जाता है। तभी तुमने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो उड़ते हैं, जो उनमें वजन ही नहीं रहता। वो इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि उनमें इतना वजन नहीं रहता है, सही है? तो अगर किसी चीज में वजन नहीं रहेगा तो वो हवा में नहीं उड़ते, वो पकड़ के चलते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करते हैं वो, ठीक है? न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है? ये तो वही है। तो इतना हो जाएगा। अगले बढ़े कुछ? अगले बढ़े। अब देखो, ये तो मैंने बस ऐसे तुम्हें बताया है खाली। अब मुझे एक बार बताओ सर, मेरी अर्थ है, अर्थ की सरफेस से मान लो मैं 10 किलोमीटर ऊपर हूं। 10 किलोमीटर, मीटर नहीं 10 किलोमीटर। अर्थ की सरफेस से मैं 10 किलोमीटर ऊपर हूं, तो वहां पर जी डैश का मान क्या होगा? जी डैश का मान क्या होगा? सही है? अब बताओ, लोकल ओरिजिनल। लोकल क्या होता है? 1 माइनस 2h अपॉन जी का मान, जी रहने दो, 1 माइनस 2। कितनी ऊंचाई है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अगर h किलोमीटर में है तो r किलोमीटर में कितना होता है? 6400। 6400। सर इससे काटेंगे 0 से 0 और 2 से काटो इसे, तो 1 माइनस 320। 1 माइनस, अगर मैं 320 कॉमन ले लूं तो 320 एकम, आंसर आएगा 319 जी बटे 320। ये हो जाए, सही है?
कितना हो जाएगा जी का मान 10 किलोमीटर ऊपर 319 जी बटे 320, ठीक है, इतना हो जाएगा अर्थ की सरफेस से। अगर तुम 10 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाओगे तब 10 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से ऊपर पहुंच जाओगे तो ये होगा, ठीक है। 100 किलोमीटर होता तो कुछ और होता, ठीक है, ये है। हाँ ठीक है, बता लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, इसे बहुत मैं ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें। इधर देखो, अरे एक अभी तो सर, अभी तो हम अर्थ की सरफेस के ऊपर गए थे, अब हम धरती के अंदर जाएंगे। तुम्हें पता है किसने धरती के अंदर सबसे बड़ा होल किया है? कौन सी कंट्री ने? रशिया ने। कितने किलोमीटर का है? रसिया ने कितने किलोमीटर का होल किया आपके अंदर? बताया जाता है लगभग 12 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 12 किलोमीटर। उससे ज्यादा छेद अंदर नहीं कर पाए। क्यों? टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो मेल्ट हो गए, पिघल गए, ठीक है। पृथ्वी के अंदर बहुत टेम्परेचर है, बहुत टेम्परेचर। एक पृथ्वी के अंदर क्या है बेटा? पृथ्वी के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि जैसे तुम्हारा ऊपर पानी है ना, पानी ऐसे नीचे लावा है। लावा तो जानते होगे। और उस लावा के ऊपर धरती की तुम्हें चट्टान दिख रही है, जिसे तुम मट्टी बोल रहे, ये तैर रही है। कभी तो जो भारत हमारा कभी मेडागास्कर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, जहाँ हिमालय है वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था, ठीक है, वो वहाँ से टूट के इधर आ गया। टूट के नहीं आया, तैरते हुए आया उस पर, ठीक है, और आज भी तैर ही रहा है, आज भी चल रही है प्रोसेस, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है। जिसको कहते हैं अरावली है, अरावली धीरे धीरे क्या हो रही है, क्योंकि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी। अरावली देखी किसी ने? राजस्थान कभी कोई गया हो तो राजस्थान में जो तुम्हें पहाड़ी दिख रही है वो अरावली है, सही है। जो तुम देख रहे हो, मतलब तुम जाते इधर से हो ना, इसलिए दिल्ली से शुरू हो जाती है अरावली। चलो छोड़ो सर, हमें उससे क्या मतलब है? सर हमें अपनी अर्थ से मतलब है, हमारी अर्थ है, अर्थ का ये है सेंटर, अर्थ की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। अब सोचो, मैं धरती में होल करते करते मान लो यहाँ तक आ गया, अंदर आ गया, और अंदर आ गया, मैंने कहा मान लो मैं कितनी गहराई पर आ गया? डी गहराई पर मान लो मैं आ गया। मुझे बताओ तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी? आर माइनस डी। केंद्र से मान लो मैं गड्ढा करते करते यहाँ तक आ गया, कितनी गहराई पर आ गया? डी गहराई पर, ठीक है। अगर डी गहराई पर आ गया तो पृथ्वी के केंद्र से जो त्रिज्या बची वो क्या बची? आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी। अब देखो सर, अगर मैं इतनी गहराई तक आ गया तो जो मास बचा ना, मास जो मैं हूं, अगर मैं सरफेस पर हूं अर्थ के, तब तो ये पूरा मास तुमने इंक्लूड किया था, अर्थ का पूरा मास इंक्लूड किया था। लेकिन अगर मैं गहराई में पहुंच गया तो मैं इतना मास इंक्लूड करूंगा, इतना वाला, सिर्फ इतना स्पेरिकल, ठीक है, इतना स्पेरिकल मास में इंक्लूड करूंगा। अब देखो सर जी, अगर मैंने कहा जो इसका मास है, इसे मैंने क्या मान लिया? एम डैश। तो सर यहाँ पर जो जी का फार्मूला होगा, जी डैश बराबर, आप बोले जी डैश बराबर क्या होता है? कैपिटल जी। और यहाँ पर जो अभी ये मास बचा वो क्या बचा? एम डैश। और जो दूरी है, दूरी अर्थ की सेंटर से क्या बची? आर ई माइनस, और उसका क्या कर दिया? होल स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता था। स्मॉल जी का फार्मूला क्या होता था? जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। लेकिन अब मैं जब यहाँ आ गया तो अर्थ की सरफेस से ये दूरी क्या बची? आर ई माइनस डी। तो आर ई माइनस डी का स्क्वायर, जी एम डैश बटे आर ई माइनस डी का स्क्वायर। अब तुम एक बात समझो, देखो सर, जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। सर वॉल्यूम अगर मैं लूं, पूरे अर्थ का मास मैंने क्या लिया? एन ई, पूरे अर्थ का मास एन ई।
और अर्थ का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये मेरी डेंसिटी आ गई। मैंने माना पूरी अर्थ की डेंसिटी सेम है, पूरी अर्थ की डेंसिटी सेम है, तो अगर मैं इस छोटे से m डैश का फार्मूला निकालूंगा तो वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू ये जो अंदर है ना इसका वॉल्यूम b डैश। अब जो अंदर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई, ये दूरी कितनी है RE माइनस डी का होल क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। अब मैंने क्या किया, m डैश की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, यहाँ पर, तो g डैश बराबर g, m डैश की जगह रखा रो, रो रखा है ना रो, और रो की जगह क्या रख दिया m e बटे 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू रखी रो की रखी। अब रखो ये 4/3 RE माइनस डी की घात 3। ये सब अभी ये मैंने किसकी वैल्यू रखी है m डैश, उसके नीचे क्या है RE माइनस डी का। अब देखो बच्चों 4/3 से 4/3 सर स्क्वायर से क्यू गया, स्क्वायर से क्यू गया, तो जो g डैश का मान आया वो आया g m e, और नीचे बचा एक, तो ये बचा RE की पावर 3 और एक बचा RE माइनस डी, बस। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं g एक मिनट सॉरी, ये ऊपर बचेगा, ये क्या बचेगा ऊपर, ये ऊपर बचेगा RE माइनस डी। देखो ऊपर क्यों बचेगा बेटा, नीचे स्क्वायर है ना, ऊपर क्यूब है, तो नीचे कटेगा तो कहाँ बचेगा ऊपर। अब मैं इसे लिखूं g m e RE माइनस डी, और नीचे इसे लिख सकता हूं RE स्क्वायर इंटू। अब जरा एक बात समझो सर, ये क्या हो गया, ये स्मॉल g, तो g डैश का फार्मूला आया स्मॉल g, और यहाँ पर है RE माइनस डी, और नीचे क्या RE। तो देखो g डैश बराबर g, इसके बटे बटे में ले लो RE बटे RE माइनस डी अपॉन RE, तो RE से RE कट गया, तो g डैश का फार्मूला आया g डैश बराबर g 1 माइनस डी अपॉन RE। बस तुमको ये याद करना, बाकी ये क्या हुआ समझ में आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो और अच्छा। तुमको सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है कि सर गहराई में जाने पर g डैश का फार्मूला, g का फार्मूला g डैश इक्वल टू g 1 माइनस डी अपॉन RE, बस। बाकी तुम्हें कोई दुनियादारी से मतलब नहीं कि क्या आया क्या नहीं आया, कोई मतलब नहीं। g डैश इक्वल टू g 1 माइनस डी अपॉन RE, बस तुम्हें उससे मतलब है, बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं है कहाँ से क्या है। ठीक है, अर्थ के सेंटर पर g का मान कितना होता है बोलो, कितना होगा अर्थ के सेंटर पर g का मान, सेंटर फॉर्मूला 0 पे उठाइए। ठीक है, तो वेरिएशन इन g ड्यू टू डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर दिखेगा। ठीक, अब देखो ए बताओ अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर जाने पर g का मान क्या होता है, आप बताओ कितना होता है। अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर जाने पर g का मान क्या होता है, ये नहीं तुम बताओ, ये सर बताओ 1 माइनस
वो होता है अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर जाने पर दो फार्मूला है, लोकल ओरिजिनल, कोई एक बता दो। हाँ, G less is equal to G 1 minus 2h upon I, minus 2h upon I। ये कौन सा है? लोकल। ठीक है, ओरिजिनल बताओ। तो तीनों चारों बताओगे। ओरिजिनल बताओ, ओरिजिनल फार्मूला क्या है? ओरिजिनल फार्मूला क्या है? का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मान होता है। ठीक है, बताओ तुम लोग बताओ, स्मॉल जी का फार्मूला बताओ। स्मॉल जी का फार्मूला जी एन अपॉन आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, बता लिया ये। अब देखो बच्चों, सर अगर मैं अर्थ के अंदर गया सरफेस में तो जी डैश का फार्मूला आया जी 1 माइनस। अब जरा सोचिए सर, ये मेरी कोई अर्थ थी, अर्थ के इधर देखो, ये अर्थ में तुम गड्ढा खोदते गए और खोदते मान लो तुम उसकी सेंटर पर पहुंच गए। खोदते कहाँ पहुंच गए? तो गहराई तुम्हारी डी किसके बराबर हो गई? आर ई के। भाई खोदते तुम सेंटर पर पहुंच जाओगे तो डी का मान क्या हो जाएगा? आर ई। अगर मैं कहूं एट सेंटर पर, तो डी की जगह मैंने रखा आर ई और यहां भी आर ई से आर ई, तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 1 में से बन गया 0। तो बेटा अर्थ के सेंटर पर जी का मान 0 होता है। अर्थ के सेंटर पर जी का मान 0 होता है। ठीक है, अर्थ के सेंटर पर जी का मान 0 होता है। अच्छा, इसमें एक ही फार्मूला है, इसमें लोकल ओरिजिनल कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें एक ही फार्मूला है कि जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, लोकल ओरिजिनल इसमें कुछ नहीं। Variation in G due to depth below the surface of Earth. बता लिया। ठीक है, अब देखो हो गया से। अब बताओ तुम, आप बताओ, ये लो सर, पृथ्वी की सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर है अपन। ठीक है, जी डैश का क्या फार्मूला लगाऊंगा? तुम बताओ, ये ब्लैक कलर बताओ कि बैठे रहो भैया, इतना सम्मान कर दो। ठीक है, बताओ 200 किलोमीटर ऊपर है अपन अर्थ की सरफेस से, जी का फार्मूला क्या लगाऊंगा? आप बताओगे, मैं आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 2h अपॉन आर, 500 से कम था तो इसलिए। ठीक है, मैं कहता 2 आर ई हाइट है अर्थ की सरफेस से। अब कौन सा लगाऊंगा? असली वाला कौन सा लगाऊंगा? अब तो ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है? जी डैश बराबर जी बटे 1 प्लस एच अपॉन आर ई का। ठीक है, ये होता है। एक चीज और याद रखो आप लोग सभी, मैं पता है मैं कभी कभी बेइज्जती कर देता हूँ, लड़कों की करता हूँ, लड़कियों की नहीं करता। लड़कियाँ तो देवियाँ हो, लड़के कमीने होते हैं। लड़कों को जितना कूट लो उतना स्वर्ग मिलता है। ठीक है, ये शास्त्रों में लिखा है। तो इसीलिए
एक बात है स्टूडेंट लाइफ में, मैं अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं और तुम्हें नहीं पता मिले तो इसमें अपनी बेइज्जती फील मत करो। इसमें बस ये फील करो कि वास्तव में तुमसे गलती हुई है क्योंकि सर ने पढ़ाया था और मुझे अब नहीं पता मिला, ठीक है। और तुम जब उसको दोबारा से करोगे, जैसे मैं तुम में से सबकी बात बता रहा हूँ, मैंने अभी जिससे जो जो फार्मूला पूछ लिया उसे नहीं पता मिला, वो फार्मूला उसको याद है, ठीक है। मैंने तुमसे कोई फार्मूला पूछा, जैसे मान लो अभी मैंने तुमसे फार्मूला पूछा, तुम बोले सर ओरिजिनल, बस तुम्हें इतना याद रहेगा ओरिजिनल, तुम्हें ये नहीं पता था कि ओरिजिनल फार्मूला में है क्या। अब तुम्हें वो फार्मूला याद है। अगर मैं तुमसे नहीं पूछता तो तुमको वो फार्मूला याद नहीं होता ही नहीं, तुम पढ़ते ही नहीं, ठीक है। तो अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें दूसरा कोई अन्यथा ना ले, ठीक है, और दूसरा कोई दूसरे पर हंसे नहीं, क्योंकि इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है। फिजिक्स मुझको भी नहीं आती है, फिजिक्स तुमको भी नहीं आती, बस अंतर इतना है कि मुझको नीट की आती है जो तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, बस, ठीक है, बस इतना अंतर है। तो आप लोग अगर एक दूसरे को भी हंसी मत बनाना कि अरे लो उसको नहीं आया, इतना सरल नहीं आ रहा है इसको, मुझे तो आ रहा है, ठीक है। और कभी अपनी बेइज्जती फील मत करना कि अरे सर ने अपन से पूछ लिया और बच्चे हंस लिए थोड़ा सा, तो अब मुझको ये लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो गई, ये सर जी। तो जी डैश इक्वल, देखो तो ये फार्मूला हो गए एक। आज ये बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। थोड़ा हमने ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज रखी थी खाली, बस। कल हमारी क्लास अब जब फिजिक्स की क्लास होगी ना, ग्रेविटेशन वो मत करना बंद, ठीक है। मुश्किल से मुझे लग रहा है आज पहली क्लास हो गई, 1 2 3 4 क्लासें और लेगा ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन खत्म होगा और अभी तुम जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो तुम्हें अभी और इंटरेस्ट आएगा, तुम्हें रियलिटी में ये पता चलेगा कि तुम हो कौन और तुम कैसे एग्जिस्ट करते हो, तुम पे तुम्हारे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही है, अर्थ के बारे में पता चलेगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक। चलो ना तुम्हें पासपोर्ट का करना है मुझे बताओ।